नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किशोर एस्ट्रोलॉजी में। और आज जैसा आप देख रहे हैं, मेरे साथ हैं अंक ज्योतिष के महान जानकार डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर से सीधा लाइव। और हम बात कर रहे हैं आज भारत में चुनाव चल रहे हैं। जैसा आप सब जानते हैं, चुनावी माहौल। तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर कितनी सीटें लाएगी, आज हमारी चर्चा सिर्फ इस विषय पे होने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुमार भाई साहब बहुत अच्छे अंक ज्योतिषी तो नहीं है, साथ ही साथ ये फेस से भी, रीडिंग के द्वारा भी सब कुछ बताते हैं। वो सब भूमिकाएं आप सब जानते ही हैं। बहुत अच्छे विद्वान हैं और कई सारी चीजों में अपना दखल अच्छी तरह से रखते हैं। खासतौर से आज हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से। आप सब जानते हैं, भारतवर्ष में चुनाव चल रहे हैं, 3 चरण पूरे हो गए हैं। तो आज हमने इनको इसीलिए आमंत्रित किया है कि कृपया करके हमें जो इनकी गणना है वो बताई जाए, और वो इस प्रकार से बताएंगे कि किस प्रदेश में भारत के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लेकर आएगी। जैसा कि लबोलुआब कयास लगाया जा रहा है फेसबुक की ज्योतिषियों द्वारा कि अब की बार 400 पार। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा एक प्रैक्टिकल मंच है और हम बात करते हैं यहाँ बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से, कैलकुलेशंस के साथ। प्रत्येक आगे पीछे ऊपर नीचे विषुवंतरीय दशाएं, गणनाएं, ये सब के बाद हम आपके बीच ये कार्यक्रम लाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया कि भाई इतनी आएंगी और जब आ गया तो हम चिल्ला पड़ेगी कि हमने कहा था इतनी आएंगी। तो कोई उसका कोई सटीकता से आंकलन नहीं करता है या कोई बताता नहीं है। इसी को हम बात करेंगे। और जैसा कि मैंने बार बार कहा, चुनावी माहौल है और कुमार गणेश जी की अंक ज्योतिष की प्रतिभा का तो कोई स्थान ही नहीं। आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों। आमंत्रित करता हूं कुमार भाई को। कुमार भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस मंच पे। और मैं चाहूंगा कि आप आज, जैसा कि मैंने कहा है, कोई ज्यादा बात नहीं, भूमिकाएं नहीं, हम सिर्फ बात करेंगे भारतवर्ष में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें 3 चरण हो चुके हैं। अच्छी खबरें तो ज्यादा नहीं आई हैं कि लोग रुझान नहीं दिखा रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। कुल मिला के हम सीधा ऑथेंटिक बात करना पसंद करेंगे। क्या लग रहा है, अब की बार भी क्या मोदी जी आ रहे हैं, करिश्मा दोहरा पाएंगे, क्या 400 पार हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? जी। जय श्री राम किशोर भाई, आपको और हमारे सभी दर्शकों को एक शिकायत आपसे जरूर है कि इस बार आपने बुलाने में कई महीने लगा दिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि असल में आपका ये जो किशोर एस्ट्रोलॉजी का जो मंच है ना, यूट्यूब का चैनल, ये बहुत प्यारे ढंग से चलता है, तो यहाँ आने को बल्कि बार बार आने का जी करता है। देखिए, जहां तक मोदी जी की बात है तो इस वर्ष के यानी नव वर्ष के जो प्रिडिक्शन थे, इसकी जो भविष्यवाणियां थी, उसमें मैंने साफ कहा था कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। किशोर भाई, भविष्यवाणियां कई तरह से होती है। एक तो ये होती है कि भारत के भाग्य में क्या परिवर्तन का योग है। बिल्कुल। अगर भारत पहले के भी बात भाग्य में परिवर्तन का योग नहीं है तो फिर दूसरा कोई कैसे आएगा? बिल्कुल सही बात। अच्छा, भारत के भाग्य में भी 3 तरह से क्या गठबंधन वाचक परिवर्तन है, मतलब एनडीए की जगह कोई और। अब आप खुद ही सोचिए, इसका जवाब है ना। तो आज की तारीख में एनडीए की सरकार बनती है तो मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बनेगा क्या? मतलब ही नहीं। नहीं है ना। तो इस एक से भी तय हो जाता कि मोदी जी आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने मोदी जी की गणना नहीं की है, गणना की है भारत में गठबंधन वाचक परिवर्तन। मतलब क्या, कहां से ला रहे हैं? दूसरा ये होता है कि भारत के भाग्य में दल वाचक परिवर्तन है क्या? जी। इसका जवाब ये नहीं। यानी पार्टी, मतलब जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो क्या पार्टी बदलेगी? नहीं। तो ये सोचने वाली बात है कि आज के वक्त में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा भाई? बिल्कुल स्वाभाविक है। और तीसरा होता है व्यक्तिवाचक परिवर्तन का योग है क्या? चलो, गठबंधन वही है, पार्टी वही है, व्यक्ति बदल जाएगा क्या? ये तीसरा होता है। इसका जवाब भी है ना। जी। अब व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी। तो कौन बनेगा? अगेन ये मोदी जी। 3 है जिसमें मोदी जी की गणना शामिल नहीं है। व्यक्ति की बात कर। बिल्कुल। एक होता है कि नरेंद्र मोदी जी, जो उनके योग ऐसे हैं क्योंकि जो हैं वही रहेंगे। ज्योतिष प्रधानमंत्री शब्द नहीं जानती, ज्योतिष राष्ट्रपति शब्द नहीं जानती। ज्योतिष कहती है यथास्थिति, जहां है वहीं। तो अभी क्या है मोदी जी? प्रधानमंत्री। तो अब क्या रहेंगे? प्रधानमंत्री। स्वाभाविक बात है। इसलिए इन सब दृष्टिकोण को
आदरणीय दर्शकों के सामने इसीलिए लाए हैं कि वे समझ सके कि कितनी अद्भुत बात है कि आप उत्तर दिशा का निर्णय दक्षिण से कर सकते हैं। सिर्फ भारत के अंकों से आप बता सकते हैं कि कौन प्रधानमंत्री होगा, किसकी सरकार आएगी, पार्टी की, गठबंधन की, कौन चेहरा, ये बड़ी बात। तो ये तो तय है कि मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये फिर से सत्ता में आने जा रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखिए रहा सवाल, तो किशोर भाई, मुझे हमारे ज्योतिषी बंधुओं से जो सबसे बड़ी शिकायत है वो ये है कि ये मुंह उठाकर कुछ भी बोल देना कि इतनी सीटें आएंगी, आधार कहाँ है, ये बहुत गलत बात है। ये मेरी भी शिकायत है इन लोगों से, लेकिन कोई सुन के राजी नहीं। सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए आप एक बार उलझुल वीडियो तो डाल देंगे, आपको व्यूज मिल जाएंगे, मोनेटाइजेशन के पैसे यूट्यूब दे देगा, दूसरी जगह सनसनी हो जाएगी। लेकिन ज्योतिष, ध्यान दीजिएगा, सनसनी करने का माध्यम नहीं है। ज्योतिष बहुत जिम्मेदारी का। अभी आपके इसमें कार्यक्रम में आने से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता, मैं तो संघी हूं, ज्योतिष के रूप में तो कुछ नहीं हूं सिवाय ज्योतिष, लेकिन संघी हूं, भाजपाई हूं, कांग्रेस वाले बड़े नेता का संदेश पढ़ रहा था। उन्होंने कहा था, गुरुजी राहुल गांधी कितने वोटों से जीतेंगे वायनाड में। अमेठी में तो उनके हारने की, रायबरेली में तो उनके हारने की भविष्यवाणी कर रखी है मैंने, लेकिन वायनाड। अब सोचिए कि किस स्तर के गंभीर लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। तो ज्योतिष सनसनी पैदा करने के लिए नहीं है, सन्नाटा पैदा करने के लिए नहीं है। तो इसीलिए देखिए, अब हमारी जो विधि है अंक ज्योतिष, उसमें क्या किया है कि एक एक सीट पर संभावित प्रमुख, अब आप कहेंगे तमिलनाडु में भाजपा का उम्मीदवार है तो जहां प्रमुख रूप से है वहीं गणना करेंगे, जहां नहीं है नहीं करेंगे। अब यूं तो दिल्ली में ओवैसी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दे तो उसकी गणना थोड़ी लेंगे, क्यों? क्योंकि क्या होता है, हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, ज्योतिष भविष्यवाणी करता है देश, काल और परिस्थिति के आधार पर। इन तीन चीजों को छोड़कर ज्योतिष की भविष्यवाणी कोई मायने नहीं रखती है। आप अगर चीन में, पूर्वोत्तर में लंबा कद कहेंगे तो 6 फुट के लोग मिलेंगे क्या वहां पर? मतलब ही नहीं मिलेंगे। तो वहां लंबे की परिभाषा अलग है। और अगर आप नीग्रो में जाएंगे, वहां कहेंगे छोटा, तो वहां छोटे की परिभाषा अलग है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, देश, काल, परिस्थिति। हम राजस्थान वाले हैं, हमारे लिए 42, 43, 44, 45 डिग्री झेलने लायक है, और बाकी लोग मर जाते हैं 40 डिग्री में। उनके लिए 30, 32, 35, हमारे लिए 42, 45 नॉर्मल है गर्मियों में, नॉर्मल, जिसमें लोगों की सांस निकल जाती है। तो अब कोई भविष्यवाणी कर दे कि राजस्थान में विस्फोटक मौसम रहेगा, 45 डिग्री तापमान, तो हम हंसते हैं, हम कहते हैं हमारे लिए तो नॉर्मल बात है यार, कौन सी विस्फोटक है। यानी देश, काल, परिस्थिति। तो इन बातों को ध्यान में रखकर पूरे देश की सभी 543 सीटों में एक एक सीट का आकलन किया है मैंने, वहां भी किया है जहां प्रत्याशी घोषित नहीं हुए। अब यह अद्भुत बात दर्शकों को और आपको बताना चाहूंगा कि वहां मैंने क्या किया है, प्रमुख दलों के अंक काम लिए हैं। जैसे एक चैनल है और वो एक परिचर्चा आयोजित कर रहा है, पैनल बिठा रहा है बहस का, उसमें उसने कह दिया एक भाजपा से आएगा प्रवक्ता, एक कांग्रेस से आएगा, एक सपा से आएगा, एक बसपा से आएगा, ऐसे तो 3 नाम तो उसके पास आ गए कि ये व्यक्ति आएंगे। चौथी पार्टी का नाम नहीं है तो, लेकिन चौथी पार्टी की कुर्सी तो है ना। जी बिल्कुल। इस आधार पर जो है आंकड़ा मैं आप समेत सभी दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। बड़ी संख्या के राज्यों से छोटी संख्या पर आ रहा हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। एक पिछली बार, मैं क्षमा चाहूंगा कुमार भाई, मैं यहाँ दर्शकों आपको बता दूं कि हम एक एक जिलेवार या प्रदेशवार आपको गणना बता रहे हैं। अगर आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं, बाद में कितनी सही गलत का निर्णय बाद में होगा। अगर आप हमें देख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप सही ज्योतिष को समझें, कैसे कैलकुलेशन किया गया है, क्या किया गया है, तो आप उसे नोट कर सकते हैं। जी कुमार भाई। देखिए, असल में क्या है किशोर भाई, भविष्यवाणी अंतिम रूप से कितनी सत्य होगी ये तय करेगा इस देश का मतदाता और ऊपर प्रभु जो बैठे हैं। बिल्कुल। हमारा काम है पूरी ईमानदारी, मनोयोग, एकाग्रता और उत्तरदायित्व के साथ में भविष्यवाणी करना, वैज्ञानिक विधि से फतवेबाजी नहीं करना। मैंने कह दिया 4 आएंगी, कहां से आएगी, बोलती बंद हो गई। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछली बार क्या हुआ था कि 5 आई थी समाजवादी पार्टी को, 10 आई थी बहुजन समाज पार्टी को, 2 ले गई थी कांग्रेस।
और 63 सीटें आई भाजपा को, जी बिल्कुल। भाजपा और उसके साथियों साथियों को, को अपना एक दल को। और दो ही थे इस बार तो। क्या हुआ, ओम प्रकाश राजभर वाली एसबी एसपी पार्टी भी है एनडीए में, एक सीट घोसी वाली उसे दी है, 2 सीट बिजनौर और बागपत या आरएलडी को दी है भाजपा ने, तो भाजपा ने, और 2 अपना दल को दी है, डॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर, तो 5 सीटें भाजपा ने उन्हें दी है, 75 पर खुद लड़ रही है। ठीक है, मेरे हिसाब से भाजपा को 58 मिल सकती है, 58, ये बहुत बड़ी बात अकेली कर रहे हैं भाजपा। आप, क्योंकि यहाँ जो विशेषज्ञ हाँ, बैठे हैं वो तो 80 में से 80 दे रहे हैं। नहीं नहीं, वो देखे दे सकते हैं। मैं किसी की बात का विरोध नहीं कर रहा, किसी की बात पर प्रयास नहीं कर रहा, मजाक नहीं उड़ा रहा। क्यों? वो अपनी जिम्मेदारी पे कह रहे होंगे, होगा उनके पास कोई सही आधार, बात, मैं तो अपने आधार पर उनकी बात कर अपनी रहा गणना हो हूं। मैं सकती है। बतौर पॉलिटिशियन बात करूंगा, पॉलिटिकल एनालिटिक बात करूंगा, तब मेरा रुख जो होगा वो अलग हो सकता जी, है, ये हो। लेकिन ज्योतिषी के रूप में 58 भारतीय जनता पार्टी अकेली, यूपी में उसके ना। बाद में 2 सीटें आरएलडी को मिली हैं, 2 सीटें बिजनौर और बागपत, तो दोनों वो जीत रहे हैं। चंदन चौहान और डॉक्टर राजकुमार सांगवान, ये दोनों जीत रहे हैं। और अपना दल को 2 मिली है, पकौड़ी लाल को रॉबर्ट्सगंज और अनुप्रिया सिंह पटेल को मिर्जापुर, वो दोनों जीत रहे हैं। और एसबीएसपी की ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में उनके बेटे डॉक्टर रविंद्र राजभर को घोसी की सीट मिली है, वो जीत रहे हैं। तो 5 तो तो ये अच्छा हो। 58 और 5, 63 सीटें एनडीए को मिल रही है उत्तर प्रदेश में, 63, है ना। ठीक। उसके बाद में समाजवादी पार्टी को 12 सीटें मिल रही हैं, ठीक। कांग्रेस को 3 मिल रही हैं, कानपुर, आगरा और एक और कोई सीट है। और यहां खास बात क्या है, सॉरी, कांग्रेस को 3, और तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है, भदोही वाली। यूपी में। हाँ, असल में नहीं, वो असल में क्या हुआ, पार्टी के कारण नहीं मिल रही है, व्यक्ति के कारण। देखिए, मैं आपको खेल बताता हूं क्या हुआ, कि इस बार सपा और कांग्रेस ने मिलकर तृणमूल कांग्रेस को इंडी गठबंधन में 1 सीट दे दी, भदोही वाली। अब तृणमूल कांग्रेस का दम नहीं है, लेकिन वहां पर खड़ा कौन हुआ है, कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरे, पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कमलापति त्रिपाठी के पोते ललितेश पति त्रिपाठी, वो व्यक्ति भारी है वहां। तृणमूल के अंक भारी नहीं है, व्यक्ति के अंक भारी हैं। तो इस तरीके से सपा 12, कांग्रेस 3, तृणमूल 1, ये मिलाकर 16 सीटें ये जीत सकते हैं। 1 सीट बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है। 17 सीटें विपक्ष में, 63 सीटें वैसी की वैसी जैसी पिछली बार एनडीए को मिली थी। ये यूपी का गणित। महाराष्ट्र में बात करें, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, उम्मीद है हमारे गंभीर दर्शक नोट कर रहे होंगे। जी, मैं भी नोट कर। 48 सीटें, अरे जी जी, मैं आपके लिए हाजिर कर दूंगा। 48 लोकसभा सीटें, पिछली बार 41 एनडीए जीता था, लेकिन इस बार एनडीए 6 टुकड़ों में बंट गया, 5 टुकड़ों में। भाजपा इधर है, एक एनसीपी इधर है, एक शिवसेना इधर है, उधर एक एनसीपी, एक शिवसेना है। तो ये शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, एक एनसीपी इधर आ गई, भाजपा, तो 4 एनडीए के हिस्से हो गए। तो 2 हिस्से इधर रह गए और 2 उधर, एक हिस्सा उधर चला गया। तो भाजपा में अजीत पवार की शिवसेना है, अजीत नहीं, पवार की एनसीपी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा है, और राष्ट्र समाज पक्ष आरएसपी उसे 1 सीट दी है। ये यहाँ एनडीए 4 पार्टियों का। और उधर शरद पवार की एनसीपी है, और उसके अलावा उद्धव ठाकरे की यूबीटी शिवसेना है, और कांग्रेस है। मोटे तौर पर 3। प्रकाश अंबेडकर की बहुजन विकास अघाड़ी से इस बार इनका कोई समझौता नहीं हुआ, नहीं। तो उन्होंने 2 दर्जन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, वो वोट खराब करेंगे, जीतेगा कोई नहीं। अब ये 48 में से मेरे हिसाब से भाजपा को 18 मिल सकती है, और शिवसेना शिंदे को 6। भाजपा को अकेली को 18 और शिवसेना शिंदे को 6। एनसीपी अजीत पवार को 5 सीटें दी, उसमें से वो 2 जीत सकती है। और आरएसपी राष्ट्र समाज पक्ष को 1 दी और वो 1 जीत सकता है। तो कुल मिलाकर एनडीए को 27 सीटें मिल सकती हैं, एनडीए को 27। अब सामने है महाविकास अघाड़ी, तो इसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे को 10 मिल सकती है, कांग्रेस को मिल सकती है यहां पर 3, और एनसीपी शरद पवार को 8 सीटें मिल सकती है। 21 सीटें महाविकास अघाड़ी के खाते में जा सकती है। और बड़े बड़े आकलन सर्वे सब कह रहे हैं 31 जा सकती है एनडीए को, मैं कह रहा हूं 28। यानी कि यहां आकलन सर्वे वाले भी मैच कर रहे हैं, मेरा लक्ष्य उनसे मैच करना नहीं है, संयोग की बात। फिर आते तीसरा सबसे बड़ा राज्य, और वो है बंगाल।
पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सीधी सपाट लड़ाई है। पश्चिम बंगाल में मेरे हिसाब से कांग्रेस को, कम्युनिस्टों को कोई सीटें नहीं मिलती दिख रही है, कोई सीटें। यहाँ अधीर रंजन चौधरी भी क्रिकेटर यूसुफ पठान से हार रहे हैं, 5 बार के सांसद हैं, हार रहे हैं, और कम्युनिस्टों को कोई सीट नहीं मिल रही है। यहाँ कम्युनिस्ट और कांग्रेस अलग अलग, सीपीआई, सीपीआई एम, उसके बाद सीपीआई एल, एमएलएल, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, की 5 मिलकर लड़े, कुछ नहीं मिल रहा है, कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। और यहां पर 2 दलों में लड़ाई है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें मिल सकती है और भाजपा को 13 सीटें मिल सकती है। भाजपा की यहां 5 सीटें घट रही है और तृणमूल कांग्रेस की 7 सीटें यहां बढ़ रही है। यह मामला बैठता दिख रहा है। बिहार में आ जाए तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, भाजपा को 12, जेडीयू को 13 ये मिलती दिख रही है। रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की एलजेपी 5 सीटों पर लड़ रही है, उनमें से 4 पर ये जीत सकती है। और एनडीए को इस तरीके से 29 सीटें 40 में से मिलती दिख, बड़ा आंकड़ा है, 29 कम नहीं है। पिछली बार तो यहां पर 39 जीता था एनडीए, पर इस बार मुझे लगता है नीतीश के साथ आने का भाजपा को नुकसान उठाना पड़ रहा है। एग्जैक्टली। इसमें भी एक बड़ी बात बता दूं मैं आप सबको कि पवन सिंह काराकाट से न जीत रहे हैं और न कुछ और कर रहे हैं, वो वहां से उपेंद्र कुशवाहा को हराने का काम कर रहे हैं। पवन सिंह तीसरे दूसरे नंबर पर रह सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा हारेंगे, वहां से आरजेडी जीतेगा। पश्चिम बंगाल की लौट कर 2 बातें कर लूं, यहां से आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा हारेंगे और वर्धमान दुर्गापुर से कीर्ति आजाद हारेंगे। उसके बाद तो यहां 29 सीटें हो गई पश्चिम बंगाल में। बिहार की सीटों की बात हमने कर ली कि 12 भाजपा, 13 जेडीयू, 25 और 4 पासवान की पार्टी, तो 29 सीटें इनको है। आरजेडी को 8 मिल सकती है, कांग्रेस को 1 मिल सकती है, सीपीआई एमएलएल को 1 मिल सकती है और सीपीएम को 1 मिल सकती है। तो कम्युनिस्ट यहां ला रहे हैं 2 सीटें, 1 कांग्रेस 3 और 8 आरजेडी, 11 सीटें महागठबंधन को मिलती दिख रही हैं। तमिलनाडु में 39 सीटों में असल में क्या है, यहाँ 3 गठबंधन हो गए। एक तो डीएमके का गठबंधन हो गया, एक एआईएडीएमके का हो गया, एक भाजपा का हो गया। तो भाजपा गठबंधन को तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं मिल रहा है, 1 भी सीट नहीं मिल रही है, कन्याकुमारी भी नहीं मिल रही है। डीएमके को खुद को 17, कांग्रेस को 7, सीपीआई को 2, आईयूएमएल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 1 और वीसी के एक छोटी पार्टी है उसे 1 सीट मिली है, वो 1 पे जीत रही है। तो द्रमुक गठबंधन को 28 सीटें मिल रही है और अन्ना द्रमुक को 10, एसडीपीआई को 1, छोटा दल है एसडीपीआई, तो ये दोनों मिलकर 11 सीटें। तो तमिलनाडु में क्या बना, द्रमुक गठबंधन 28 सीटें और अन्ना द्रमुक गठबंधन 11 सीटें, कुल मिलाकर 39। कर्नाटक में 28 सीटें, भाजपा 12 जीत रही है, जेडीएस 2 जीत रहा है, जेडीए जीत रहा है, हासन और मंडिया, कोलार हार रहा है। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि प्रज्वल रेवन्ना का केस हासन का है, लेकिन वो वोटिंग करवाने के बाद ये केस खड़ा हुआ है, तो जो वोट थे वो तो ईवीएम में आ गए। अब रिजल्ट, जैसे राजीव गांधी है, दुर्भाग्य से दुर्घटना में मारे गए, लेकिन रिजल्ट में तो जीत गए वो, क्योंकि वहां वोटिंग तो हो चुकी थी। अब वो दोबारा हो कौन खारिज हो अलग बात है। तो हासन और मंडिया ये 2 सीटें मिल सकती है जेडीएस को। उसके अलावा एनडीए को कुल मिलाकर 12 और 2 14 सीटें हो गई, 14 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। 28 सीटें हैं कुल मिलाकर कर्नाटक में। राजस्थान में 25 सीटें। इस बार यहां क्या हुआ, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने कांग्रेस से गठबंधन किया, तो नागौर की वो सीट आरएलपी जीतती दिख रही है और 2 सीटें कांग्रेस, दौसा और चूरू, ये कांग्रेस जीतती दिख रही है। तो 3 जा रही है इंडी गठबंधन में और 22 जाती दिख रही है भाजपा को। उसके बाद अगर बात करें तो गुजरात में 24 भाजपा को और 2 कांग्रेस को मिल सकती हैं। बीच में हमारे मध्य प्रदेश और है, 29 सीटें मध्य प्रदेश में, या 3 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिल सकती है और 26 भाजपा को। यहां 2 विस्फोटक सीटों की बात करना चाहूं। मुझे लगता है इस बार छिंदवाड़ा कांग्रेस हार रही है, नकुलनाथ हार रहे हैं, भाजपा जीत रही है, और राजगढ़ भाजपा हार रही है और दिग्विजय सिंह जीत रहे हैं। 29 में से वहां पर 3 और 26 का आंकड़ा है। राजस्थान में 22 और 3 का आंकड़ा है, 3 इंडी गठबंधन। गुजरात में 24 और 2 का आंकड़ा। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, 17 सीटें मेरे हिसाब से यहाँ वाईएसआरसीपी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यानी कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी जीत सकती है। 25 में से 17।
5 जीत सकती है टीडीपी, 3 जीत सकती है भाजपा, यानी एनडीए कुल मिलाकर 8 सीटें जीतता दिख रहा है। आंध्र प्रदेश में भाजपा को 3 सीटें मिल रही है और पहली बार मिल रही हैं। और भाजपा का बड़ा चेहरा डी पुरंदेश्वरी जीतती दिख रही है, जो कि चंद्रबाबू नायडू की साली है, एनटी रामाराव की बेटी है, कांग्रेस का बड़ा नेता, केंद्रीय मंत्री रह चुकी है। और एक आंध्र प्रदेश के पुराने मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी जो भाजपा में आ गए, वो जीत सकते हैं। ये आंध्र प्रदेश का हिसाब है। ध्यान ये दीजिएगा कि अब यहां पर हम जब बात कर रहे हैं तो इस बार भाजपा ने टीडीपी और पवन कल्याण, जो प्रसिद्ध अभिनेता रामचरण के चाचा हैं, उनकी जन सेना के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन जन सेना को मुझे कोई सीट मिलती दिख नहीं रही है। अब केरल में 20 सीटें हैं, आ जाएं तो यहाँ 2 है, एलडीएफ और यूडीएफ। एलडीएफ है कम्युनिस्ट दलों वाला गठबंधन और यूडीएफ है कांग्रेस वाला गठबंधन। तो एलडीएफ को, कांग्रेस को, यूडीएफ की पहले बात करें, कांग्रेस को मिल रही है 10, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल को 2, आरएसपी, ये आरएसपी महाराष्ट्र वाला नहीं है, वो राष्ट्र समाज पक्ष है, ये रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट है, जो बंगाल में तो कांग्रेस के विरुद्ध है लेकिन केरल में कांग्रेस के साथ है। तो आरएसपी को 1 मिल सकती है, तो यूडीएफ को कुल मिलाकर 10, 2 और 1 13 सीटें मिल सकती है 20 में से। और सीपीएम को 4, सीपीआई को 1 और एक केरल कांग्रेस मणि उसे 1 मिल सकती है। तो एलडीएफ को 6 और भाजपा को 1 सीट मिल सकती है। केरल में भाजपा खाता खोलने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, दर्शकों को ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात है। केरला जैसे देश प्रदेश में 1 सीट अगर भाजपा लाई तो कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा होगा। जी, दिल्ली का क्या लगता है सर? पतनमतिट्टा जो सीट है वो पूर्व कांग्रेसी रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी जीतते दिख रहे हैं। और तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर जीतते दिख रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर हारते दिख रहे हैं। अब रहा सवाल दिल्ली का, तो दिल्ली में आंकड़ा देखिए, 1 आम आदमी पार्टी जीत सकती है और 6 जीत सकती है भाजपा। अब वो 1 सीट याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो सीट वो है जिसमें कुलदीप आप आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़े हैं और हर्ष मल्होत्रा शायद है वहां। ये पूर्वी दिल्ली हर्षवर्धन वाली सीट है, हमारा ही क्षेत्र है पूर्वी दिल्ली का। हाँ, तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन वाला क्षेत्र है, यहां से हर्ष मल्होत्रा हार रहे हैं और कुलदीप कुमार जीतते दिख रहे हैं। तो 6 सीटें यहां पर दिल्ली को आ रही है। अब बाकी मैं आप जो है, जो जिस राज्य का क्षेत्र का कहे वो मैं बोल देता हूं। तो कुल मिला के मान के चल रहे हैं कि थोड़ी बहुत स्ट्रगल होगी, लेकिन 400 का आंकड़ा तो नहीं दिख रहा दूर दूर तक। देखिए ऐसा है, सारा आकलन करने के बाद में मेरी विधि ये कहती है कि 261 भाजपा को मिल रही है और 76 कांग्रेस को मिल रही है। अब मेरी विधि में क्या होता है, 5% मार्जिन ऑफ एरर होता है। ये 5% मार्जिन ऑफ एरर 27 सीटें बनती है। ये 27 सीटें सबसे बड़े दल के खाते में जुड़ेंगी, गठबंधन और दल के, और प्रतिपक्षी में से घटेंगी। तो इसका मतलब भाजपा हो सकती है 261 से 288 और एनडीए हो सकता है 300 से 327। यानी इस बार एनडीए में भाजपा के अलावा 39 सीटें आ रही है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, आज तक कभी नहीं हुआ भाजपा के अलावा एनडीए में 39 सीटें आए, क्योंकि इस बार दल ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ एक राहत की बात यह है, मान लेते हैं कि भाजपा पूर्ण रूप से बहुमत तो ले लेगी। हाँ, मुझे लगता है 272 कर लेगी, क्योंकि ये तो हम भी मान रहे थे, और जैसा मैं अपने विभिन्न मंचों में बोलता हूं, खासतौर से फ्यूचर स्टडी ऑनलाइन के मंच में मैंने बोला था कि राजा से शिकायतें रहनी चाहिए और राम मंदिर बनने के बाद हिंदू थोड़े सुस्त पड़ेंगे, और एग्जैक्टली होता दिखा है। क्योंकि 301 का आंकड़ा जो पिछला रहा है कुल सीटों का, वो कम होगा, ये तो हम भाजपा के लिए मान के चल रहे थे। हालांकि बड़े बड़े लोग दावा कर रहे हैं कि 422, 400 पार, ये पार। खैर, कैलकुलेशन अपनी अपनी है और कुछ तो हवाबाज भी हैं, तो वो भी अपनी रोटी सेकते हैं। लेकिन कुल मिला के मुझे ये तो दिख रहा था कि भाजपा कम तो जाएगी, और आपने बिल्कुल सटीक आंकलन कर दिया है कि 261 से 288 के बीच भाजपा अकेली रहने का। और एनडीए 300 से 327 और कांग्रेस पार्टी 50 से 76। यानी कांग्रेस का ग्राफ पहले के मुकाबले बढ़ रहा है। तो 4, 5, 10 सीटें, 20 सीटें भी बढ़ेंगी, बढ़ना ही है, उसको बढ़ना ही कहेंगे भाई, राहत की सांस है। तो ये तो आपने देश का आंकलन बता दिया, लेकिन 2 महत्वपूर्ण बात यहां रह गई कि राहुल गांधी, जैसा आपने शुरू में बताया, बरेली से हार रहे हैं, वो तो अंडरस्टूड है, वो दिख रहा है। लेकिन वायनाड सीट तो निकाल लेंगे, तो कहीं ना कहीं कंपनसेट तो हो ही गया। 0-1 का रेशियो वायनाड से जीत रहे, बिल्कुल जीत रहे। पिछली बार भी यही हुआ था, पिछली बार अमेठी से हारे तो उधर से जीत गए। तो लबोलुआब मान लेते हैं कि ना ऊपर ना नीचे, राहुल गांधी वहीं रहने वाले हैं। राहुल गांधी को कोई खास नुकसान, कोई खास लाभ नहीं है।
लेकिन कुल मिला के जो अभी जो हरकत हो रही है देश में, खासतौर से 3 चरण जो गए, हालांकि तीसरा चरण थोड़ा पहले के मुकाबले अच्छा रहा है, बनस्पत परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, लेकिन ये एक जी गैर जिम्मेदारा रवैया जो हिंदुओं का है, थोड़ा सा परेशान तो गणेश भाई करता है। एज ए सिटीजनशिप इंडिया की अगर हम बात करें तो फर्ज बनता है हिंदुओं का कि कम से कम वोट तो देने जाएं। अगर उनको नापसंदगी भी है तो उसको दूसरे तरीके से, सुप्त अवस्था में पड़े रहना कहीं ना कहीं उनको भयंकर नुकसान की ओर धकेल रहा है। लेकिन ये कौम सुधर के राजी नहीं है, थोड़ा दुखद है। ऑफकोर्स मैं भी दें, जिसे दें दें, दें तो सही। बिल्कुल मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखिए ऐसा ना करके आप गलत को प्रोत्साहन तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ अपना एक अमूल्य क्षण या अमूल्य एक मांग अधूरी छोड़ देते हैं। इस तरह से न्यूट्रलाइज करना बहुत गलत है। आप नोटा दबाइए, किसी और को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्लियरिटी तो लाइए ना। ये तो गफलत है कि आप वोट, सुट होके हाँ, पड़े, जबकि अगले को देखिए। मेरे को कहना नहीं चाहिए कुमार भाई, लेकिन बड़ा शर्मगिरी के साथ कहना पड़ रहा है एज ए हिंदू, 10 साल व्यक्ति ने मेहनत से काम करके आपको दिखाया है और उसको हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि भाई मुझे वोट दो या आप वोट दें, तो बड़ी शर्म की बात है। एज ए हिंदू थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। कम से कम आपको नाराजगी है, अपनी जगह है, नाराजगी दिखाइए तो सही ना। ये तो एक न्यूट्रल है, ये तो मरे समान है ना। आपका यूज कुछ हो ही नहीं रहा, आप तो मरे समान है। आपसे बेहतर तो वो अनपढ़ आदमी है जो अपने हक के लिए कम से कम वोट तो डाल रहा है। आप लोग उससे भी बदतर है। और भारतीय हिंदुओं की तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। छुट्टी बनाना इनको पसंद है, घर बैठे इनकी वोटिंग मशीन चाहिए, थोड़ा सा धूप में जा नहीं सकते, सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं जा सकते, भाई 9-10 बजे से पहले पहले वोट डाल के आ जाइए ना, क्या दिक्कत है, शाम को चली जाइए ना। लेकिन आप घर में बैठे बच्चों के साथ पिकनिक मनाने मनाली जा रहे हैं, तो वोट शर्म तो आनी पौने आठ चाहिए। बजे तो मैं वोट पौने 8 बजे तो मैं वोट देकर फ्री हो गया। मैं खुद कह रहा हूं इस बात को, मैं एक समान नागरिक होने के नाते मैं खुद कहता हूं। मैं अपनी बच्ची मेरी पहली बार वोट देने जाएगी, मैं उसको भी कह रहा हूं, उसके सहेलियों को भी मैं बोल रहा हूं कि नहीं आप लोग जाइए कीजिए, बिकॉज आप लोग अपने हक के लिए भी अगर नहीं लड़ रहे हैं। और एक बहुत दुखद बात है, मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में भी बोलता हूं, जब मैं विभिन्न यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, मैं बोलता हूं कि दुखद भारत के लिए यह है कि 100 करोड़ हिंदू लोग अपने लिए एक नेता नहीं चुन सकते। ये क्या करेंगे, मतलब दुनिया में ये क्या कर सकते हैं, मतलब आप सोच के देखिए। अगले को नब्बे खुश करने के बाद परसेंट वोटिंग होनी चाहिए हमारे यहाँ, कम से कम 90% होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, मैं मानता हूं। इंडिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हम क्या उदाहरण रख रहे हैं कि 52% वोटिंग हो रही है, डूब मरना चाहिए। अभी आपने राहुल गांधी की बात की, अभी आपने राहुल गांधी की बात की, किशोर भाई एक बात बताइए यार। देखिए मैं तो एस्ट्रोलॉजी का एबीसी भी नहीं जानता, मैं तो स्पष्ट कहता हूं, आप जानते हैं, विद्वान है। मुझे एक बात बताइए, इस चुनाव का परिणाम तैयार करने की भविष्यवाणी में, कांग्रेस के बारे में भविष्यवाणी करने में, ये बड़े बड़े स्वनाम धन्य ज्योतिषी और भी कई ज्योतिषी राहुल गांधी की कुंडली को क्यों लेते हैं, प्रियंका की कुंडली को क्यों लेते हैं? उनका पार्टी में क्या रोल है? एक राष्ट्रीय महासचिव, वैसे तो 10 लोग और है, किसी वेणुगोपाल ले लो, उसकी कर लो भविष्यवाणी, उनकी ले लो कुंडली। ये तो गलत है। आप कांग्रेस की बात करें, एक बात बताए, भाजपा की भविष्यवाणी करने में अमित शाह की कुंडली क्या रोल है? अमित शाह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुछ नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव और कुछ नहीं है। आप अध्यक्ष की कुंडली लीजिए, आप पार्टी की लीजिए। हाँ, जब लोकसभा चुनाव होते तो प्रधानमंत्री की कुंडली देखी जाए, लेकिन ये लोग विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की कुंडली देख रहे थे। और अब मजे की बात क्या है, आप भी जानते हैं, लेकिन विडंबना यह कि वास्तु के आधार पर सीटों की संख्या बताई जा रही है। ये मजाक नहीं तो मैंने देखा वो वीडियो, मैं समझ रहा हूं आपका इशारा, मैंने देखा। बस मजाक नहीं तो क्या है? बस वही है कि मैं कभी कभार कोशिश भी करता हूं, लेकिन मेरे जो यार दोस्त हैं मुझे रोक देते हैं कि किशोर भाई आप खुद ज्योतिषी हो, आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन बड़ा दुख होता है कि भविष्यवाणी करेंगे और बिना किसी सबूत के या बिना किसी ऑथेंटिसिटी के बात बोल देते हैं जी इतनी मिलेगी। अरे कैसे मिलेगी, वजह तो दो। और यहां मैं दर्शकों आपको बता दूं कि कुमार गणेश जी ने भी भविष्यवाणी की है, लेकिन सिलसिलेवार सीटों वाइज आपको बताया और तरीका भी उन्होंने बताया है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा ये मंच हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है, जो सूत्र लगते हैं या जो चीजें काम करती हैं। ऑफकोर्स हम ये तो मानते हैं कि गलतियां होंगी और होनी भी चाहिए, बिकॉज हम भगवान नहीं है। और उसके लिए हम पहले ही आप लोगों को आगाह कर देते हैं कि भाई अगर गलती होगी तो हम उसको सुधारेंगे, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है। और कुछ लोगों ने हमें पहली बार भी शिकायत की थी कि जी आपने भविष्यवाणी की थी, वहां सही हुई लेकिन दूसरी का गलत हो गई। तो हम तो पहले ही कह रहे हैं कि भाई एज ए एस्ट्रोलॉजर हमसे गलतियां हो सकती हैं, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है।
गणना में हमारी गलतियां हो सकती हैं, मेरी भी हुई हैं, कुमार भाई की भी हुई, और हम लोग एडमिट तो करते हैं, बिकॉज वो तो एडमिट भी नहीं कर रहे हैं और बस बता दे रहे हैं कि इतनी आएगी। और मैं अभी परसों, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी देखकर कि एक वीडियो में मैंने देखा है, वो मतलब बोल रहे हैं कि जी अब की बार तो मतलब ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा, पिछली बार भी कह रहे थे ये पीओके आ जाएगा, हो जाएगा। मतलब मजाक चल रहा है ज्योतिष के नाम पे, कुछ भी जो मुंह उठाए कुछ भी बोल देता है। सरकार इन पे कोई लागू एक बात और है, नहीं लगाती। ज्योतिष में ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे आप ये कह सके कि पीओ के भारत में आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल, मैं एग्री हूं, मैं रात दिन मेदिनी पे काम ऐसी करता हूँ, विधि नहीं जैमिनी पे काम करता हूँ, मैं रात दिन पढ़ता हूँ, देखता हूँ, कोई ऐसी विधि नहीं थी। ये सब अपने आप सर्वे सर्वा ब्राह्मण बने बैठे हैं, और मतलब इतना गलत तरीके से ज्योतिष किया जा रहा है कुमार भाई कि कभी कभी खुद ज्योतिषी होने पे शर्मिंदगी होने लगती है। खैर, ये हमारा टॉपिक चलता रहता है दोस्तों। अब मैं आपको एक और नई जानकारी दे देता हूँ भारतवर्ष के हिसाब से, जो मैंने इन दिनों रिसर्च की है, एक जो मैं देख रहा हूँ। भारतवर्ष की एक खास बात है कि भारत जो है ना, ये कर्क राशि से देखा जाता है और चंद्रमा प्रधान देश है हमारा, आपसे मानते हैं भावुक देश है। यहाँ पर मंच पर जो भी रोकर दिखा देता है ना, जनता उसके साथ चली जाती है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन ये करना चाहूंगा कि राहुल गांधी अब तक रोए नहीं है, तो उनकी जीतने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कमी दिखती है प्रधानमंत्री बनने की। जबकि आप देख रहे हैं, जो मैं कहने का इशारा कर रहा हूं, आप किसी भी इंडिया में बड़े लेवल के आदमी को उठाइए, इवन मैं यहां तक भी कहूंगा कि जो रिसेंटली सेलिब्रिटी बनते हैं ना अचानक रातों रात, वो भी जब स्क्रीन पे आके रो देते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मुझे बचा लो। अभी एक रिसेंटली जो वड़ा पाव गर्ल जो आई है दिल्ली में, वो 1 करोड़ की गाड़ी लेकर कल आईफोन लेने गई थी। आप देखिए कि जनता इतनी मूर्ख है कि वो रोई कि मेरा बच्चा है, मेरा पति नहीं है, मेरा क्या होगा। उनको लोगों ने इतना बम्पर रिस्पॉन्स दे दिया कि वो अब 1 करोड़ की गाड़ी में आईफोन 15 खरीदने जा रही है। मतलब देखिए इंडिया का हो क्या रहा है। मतलब भाव इतने लोग देश हैं, दिमाग नहीं लगाते कि कोई भी आके कुछ भी बोलेगा आप मान लेते हैं। कम से कम अपना दिमाग लगाइए, पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं पढ़ा तो दूसरे से सीखिए। लेकिन देश का हाल बेहाल। खैर, लोगों से बार बार हम एक ही विनती करेंगे, एक समान नागरिक होने के नाते वोट जरूर दें, भले ही आप किसी भी पार्टी को दें, लेकिन जरूर दें। और हाँ, कुमार भाई, मैं भी ये चाहूंगा कि आप भी, अब समय थोड़ा कम है, आप भी कुछ हमारे दर्शकों से कहें। और सीट वाइज हमने आंकलन आपको करके बता दिया है। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न आपसे जरूर करूंगा, क्योंकि रिसेंटली दिल्ली में एक डेवलपमेंट हुआ, केजरीवाल जी कल छूट गए, तो क्या लग रहा है? नहीं देखिए, केजरीवाल जी के बारे में जो बात पहले आपके हमारे इसी मंच पर कही थी वो भी सत्य रही, और उसी को थोड़ा विस्तार देते बताओ कि केजरीवाल जी का समय बुरा चल रहा है, ये समाप्त नहीं हुआ है। तो केजरीवाल जी को तो 2029 तक अपनी पार्टी बचाना कठिन हो जाएगा, वो पार्टी ही समाप्त हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि मृत प्राय हो जाए, थैले में डाल के ले जा रहे इतनी रह जाए। ऐसे आज भी कई पार्टियां थैले में ही चलती हैं, नाम है लेकिन दम निकल गया, और हो सकता है पूरी खत्म हो जाए। तो केजरीवाल जी का पिछले 16 अगस्त से पतन आरंभ हुआ है, और ये पतन वहां तक जाएगा जहां तक इनकी पार्टी का, इनकी राजनीति का नामो निशान मिट जाएगा। आम आदमी पार्टी के रूप में कि किसी और दल में जाकर के वहां अपने आप को समायोजित कर ले, वो बात दूसरी। चलिए, लेकिन 2025 में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सत्ता में दिल्ली में आ जाए तो अचंभा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी, एक बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि 2025 में अगर ये वापसी होती है तो मरती हुई पार्टी में फिर जान आ जाएगी। मगर वो कार्यकाल पूरा न तो आम आदमी पार्टी करेगी, और न केजरीवाल या जो भी कोई मुख्यमंत्री होगा वो भी नहीं करेगा। चलिए, इस पे तो हम ये कभी भी बाद में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए हमारा मंच इतना ही आपका वो करेगा कि हम आज आपको सिलसिलेवार, सीटवार हमने बताया कि भारत देश में जो चुनाव चले 3 चरण होने के बाद, हमने ये लाइव सेशन डॉक्टर कुमार गणेश अपने परम मित्र के साथ लिया है, और उसको हमने बिल्कुल अंक ज्योतिष के आधार पे ही गणना आपको बताई है। कुल मिलाकर भारत में भाजपा वापस कर रही है अपने आप को, और प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे, कंफर्म हो गया है। राहुल गांधी अमेठी से हारते दिख रहे हैं, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी एक सीट दिल्ली में लोकसभा की जीतती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर 261 से 288 के बीच भाजपा रहेगी, और एनडीए 327 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, जैसा भी आंकलन होगा 2 जून को ये बात पता चलेगी। आपको हमारी ये पोस्ट कैसी लग रही है? क्या आप चाहते हैं हम इसको और आगे बढ़ाएं? 4 जून को, क्षमा कीजिएगा, 4 जून को जब डिक्लेयर होगा तो ये पता लगेगा कि क्या होता है। दिल्ली वासियों से मैं निवेदन करूंगा, जैसा कि मैं खुद भी दिल्ली में हूं, 25 तारीख को हमारे यहाँ इलेक्शन है, कृपया कर वोट जरूर डालें। नो मैटर किसी को भी डालें, लेकिन जरूर डालें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।